नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप विद्यार्थी आज आपके बीच हाजिर हूँ फिर से। कल हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ किया था और हिंदी साहित्य के इतिहास को आरंभ करते हुए हमने हिंदी के बारे में जानने का प्रयास किया था कि हिंदी है क्या, हिंदी किन बोलियों से बनी है और हिंदी का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो दूसरा बिंदु हमारे बीच आता है, साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले साहित्य को समझना महत्वपूर्ण है। साहित्य होता क्या है, हमारे विभिन्न विद्वानों ने साहित्य को हमें किस प्रकार समझाया है और हम साहित्य को कैसे समझते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हिंदी साहित्य की विभिन्न परिभाषाएं जो हैं, साहित्य की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारे बीच नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बारे में कहते हैं कि साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है। वाङ्मय यानी कि जितना भी लिखित साहित्य हमारे पास उपलब्ध होता है वो सारा साहित्य हम किसके अंतर्गत मानते हैं, साहित्य के अंतर्गत मानते हैं। तो साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसके अर्थबोध के अतिरिक्त, यानी कि अर्थ को समझने के अतिरिक्त, अर्थबोध के अतिरिक्त भावान्वेष यानी कि भावों का जो उदय होता है। यानी कि हम बात करते हैं जब प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा, रंगभूमि लिखा, कर्मभूमि लिखा। ये किस पृष्ठभूमि पर आधारित है, उनका क्या भाव था, किस भाव को उन्होंने अपने मन के अंदर धरकर इस साहित्य की रचना की, इसके बारे में समझना ही साहित्य को जानना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसी बारे में बात कर रहे हैं। बाबा नागार्जुन ने कविता लिखी अकाल और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि कई दिनों तक चूल्हा रहा चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो इस बारे में जो बात करते हैं बाबा नागार्जुन, यानी कि अकाल की पृष्ठभूमि को उन्होंने ध्यान में रखकर अकाल में क्या भाव भूमि होती है उस सब को अपनी कविता में लिखने का प्रयास किया। तो वह भी क्या है मित्रों, साहित्य है। अर्थात जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय यानी कि लिखा हुआ साहित्य आ सकता है जो अर्थबोध के अतिरिक्त, उसके अर्थ के अतिरिक्त उसमें क्या क्या हो, भावान्वेष यानी कि भाव हो और चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो। चमत्कारपूर्ण अनुरंजन का मतलब उसमें चमत्कार उत्पन्न होता हो, वो हमें अनुरंजन का मतलब प्रसन्न करता हो, हमारे अंदर हमें आह्लादित करता हो, हमें दुख, हमारे पीड़ा को जानता हो, हमारे दुख को समेटे हुए हो, हमारे खुशियों को समेटे हुए हो, वो सब क्या है। और साहित्य को पढ़ने के बाद हम हमारे दुखों को भूल जाएं, वही असली साहित्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यही कहते हैं कि साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसके अर्थबोध के अतिरिक्त भावान्वेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वाङ्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। यानी कि जो सब कुछ लिखा गया है इसका लिखे गए कि विचारात्मक, यानी कि हम उसको किस प्रकार समझ रहे हैं, उस विचारात्मक समीक्षा हो या उसकी व्याख्या हो, उनके बारे में जानना और लोगों को बताना ही हम किसके अंतर्गत मानते हैं, साहित्य के अंतर्गत मानते हैं। और किसके अनुसार मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचकों में से शीर्षस्थ नाम लिया जाता है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम बड़े ही मान और सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने ही कहा है कि साहित्य के अंतर्गत वो सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसके अर्थबोध के अतिरिक्त भावान्वेष चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वाङ्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। इसे ही हम क्या मानेंगे मित्रों, साहित्य मानेंगे। अगली परिभाषा की ओर आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने हमें हमारे काल विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण नाम आदिकाल दिया है, उन्हीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि साहित्यिक पुस्तकें हमें सुख दुख की व्यक्तिगत संकीर्णताओं और दुनियावी झगड़ों से ऊपर ले जाती हैं। हम तोड़ तोड़ कर इस परिभाषा को पढ़ने का प्रयास करेंगे। साहित्यिक पुस्तकें जितनी भी लिटरेचर पार्ट हैं, जितनी भी कविताएं हैं, कहानियां हैं, जितने भी उपन्यास हैं, नाटक हैं, यानी कि लिखा हुआ साहित्य जो हमारे
अनुरंजन का काम करता है और जो भावान्वेष का काम करता है, जो हमारे भावों को उजागर करने का काम करता है, भावों को उदय करने का काम करता है, वो पुस्तकें सब क्या, कौन सी पुस्तकें कहलाती हैं मित्रों? साहित्यिक पुस्तकें कहलाती हैं। तो साहित्यिक पुस्तकें सुख दुख की व्यक्तिगत संकीर्णताओं, जितनी भी व्यक्तिगत संकीर्णता है, यानी कि व्यक्तिगत बात नहीं करता है साहित्य, साहित्य करता है सामूहिक की बात, जिसमें सबका हित समाहित है, वही साहित्य है। यानी कि साहित्यिक पुस्तकें हमें सुख दुख की व्यक्तिगत संकीर्णताओं और दुनियावी झगड़े, जितने भी दुनियावी झगड़ों हैं, उनसे ऊपर ले जाती हैं और संपूर्ण मनुष्य जाति का, यानी कि सिर्फ मेरी बात नहीं करेगी, सिर्फ आपकी बात नहीं करेगी, आपके परिवार की बात नहीं करेगी, संपूर्ण मनुष्य जाति के बारे में बात करती है। संपूर्ण मनुष्य यानी कि इस धरती पर जहाँ जहाँ भी व्यक्ति रहता है, जहाँ जहाँ भी मनुष्य नाम का कोई प्राणी रहता है, उन सब की बात किसमें की जाती है मित्रों? साहित्य में की जाती है। तो साहित्यिक पुस्तकें हमें सुख दुख के व्यक्तिगत संकीर्णता और दुनियावी झगड़ों से ऊपर ले जाती हैं और संपूर्ण मनुष्य जाति को और भी आगे प्राणी मात्र के दुख, प्राणी मात्र यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी मात्र जिसमें भी जीव हैं, जिसमें भी जान है, ईश्वर ने जिसमें भी जान फूंकी है, उन सब के बारे में, उनके दुख और शोक के बारे में, राग और विराग के बारे में, आह्लाद और आमोद के बारे में समझने की सहानुभूतिमय दृष्टि देती। यानी कि उनके प्रति यदि कुत्ते को घाव हो गया है तो उसके प्रति भी हमारे मन में एक भावना जागृत होनी चाहिए, सहानुभूति में, इसके कैसे लग गई। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं मित्रों? साहित्य के अंतर्गत आती हैं। सहानुभूति में दृष्टि देती है, यानी कि हमें सोचने विचारने की क्षमता कौन देता है मित्रों? साहित्य देता है। यही साहित्य हमारे भावों को खोलने का प्रयास करता है, हमारी बुद्धि को विस्तृत करने का प्रयास करता है और हमारे भावों को बड़ा करने का प्रयास करता है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। सबसे पहले हमने बात की आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, उसके बाद हमने बात की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उसके बाद आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। वो कहते हैं कि किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं। पहले साहित्य सिर्फ काव्यमय था, गद्यमय नहीं था, क्योंकि गद्य तो हमारा आधुनिक कालखंड से शुरू होता है। उसके पहले तो सब कुछ लिखा गया किसमें था? काव्य के रूप में लिखा गया था। इसलिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब वो जो कुछ भी उसमें लिखा गया है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। यानी कि जो कुछ भी उसमें लिखा गया है वो किसकी पूर्ति करता हो मित्रों? कला की। कला के जितने भी उद्देश्य हैं, कला किस लिए पैदा हुई है, उन सारे उद्देश्यों को यदि कोई साहित्य या काव्य पूर्ति करता है, और यही एकमात्र उचित कसौटी है। साहित्य के अंतर्गत क्या आती है? कविता आती है, नाटक आता है, चंपू काव्य आता है, उपन्यास आता है और आख्यायिकाएं आती हैं। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब वो जो कुछ भी उसमें लिखा गया है वो कला के उद्देश्यों को पूर्ति करती हो या पूरा करती हो। यही एकमात्र कसौटी है। यानी कि इसको, साहित्य को समझने की एकमात्र कसौटी क्या है, साहित्य क्या हो सकता है, उसके अंतर्गत कला के उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। यही इसको जानने की एकमात्र कसौटी है। साहित्य के अंतर्गत कविता, नाटक, चंपू काव्य, उपन्यास और आख्यायिकाएं आती हैं। चंपू काव्य यानी कि जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित होता है, गद्य और पद्य मिश्रित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं मित्रों? चंपू काव्य कहते हैं। और आख्यायिकाएं, कई सारे आख्यानों को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है और उन्हें कहानियों के रूप में कहा जाता है तो उन्हें आख्यायिकाएं कहा जाता है। तो आज हमने पहले तो हमने बात की है 3 ऐसे विद्वानों की जो महत्वपूर्ण हैं और तीनों ने अपने अपने रूप में, अपने अपने भावों में और अपनी अपनी भाषा में साहित्य को समझाने की प्रयास किया है। और अब हम बात करते हैं आगे के अन्य विद्वानों की, वो क्या बात करते हैं, वो साहित्य को किस प्रकार समझते हैं। मित्रों, हमने बात की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास जी। अब अगले जो साहित्य आलोचक आते हैं जिन्होंने साहित्य की परिभाषा को हमें समझाने का प्रयास किया है, उनका नाम है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है।
यानी कि हमने जितनी भी बातें जीवन में आत्माभिव्यक्त की है और उनकी अभिव्यक्ति ही क्या है, साहित्य है। यानी कि जीवन में जितनी भी आत्माभिव्यक्त हमने साहित्य के माध्यम से की है, उस अभिव्यक्ति को ही हम क्या कहेंगे मित्रों, साहित्य कहेंगे। साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। फिर आते हैं महावीर प्रसाद बेदी, ये कहते हैं कि ज्ञान राशि के चिर संचित कोश का नाम साहित्य है। यानी कि हमने जितना भी ज्ञान अभी तक प्राप्त किया है, जितना भी ज्ञान हमने अभी तक इस समाज से, इस साहित्य से लिया है, उनका सिंचित कर लेना, उनको एक कोश के रूप में बना लेना ही क्या है, साहित्य है। यानी कि ज्ञान राशि के चिर सिंचित कोश का नाम ही साहित्य है। फिर डॉक्टर बालकृष्ण भट्ट आते हैं। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये जो सारा जनसमूह है इस धरती पर, जहाँ जहाँ भी मनुष्य रहता है, उस जनसमूह के हृदय में जितनी भी बातें आती हैं, उनका विकास जो साहित्य के रूप में होता है, उसे ही क्या कहेंगे, हम साहित्य कहेंगे। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यानी कि इस जनसमूह को हम समझते हैं और उन्हें एक कविता के रूप में, कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में लिख देते हैं, उसे ही हम कहेंगे साहित्य। फिर गुलाब राय आते हैं और गुलाब राय कहते हैं कि जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरानुकूलता के साथ सहभाव हो, वही साहित्य है। अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ, जहाँ शब्द और अर्थ का सामंजस्य होता है, जहाँ विचार और भाव का सामंजस्य होता है और उन्हें परंपरा के अनुसार या परंपरा के अनुकूल स्वभाव स्थापित कर देते हैं इन चीज़ों का, तब किसका निर्माण होता है, साहित्य का निर्माण होता है। किसके अनुसार, गुलाब राय के अनुसार। वो कहते हैं कि जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरानुकूलता के साथ सहभाव हो, वही साहित्य है। यानी कि शब्द और अर्थ, जितने भी शब्द और अर्थ होते हैं जो हम साहित्य में लिखते हैं, और उनमें जो विचार और भाव हम डालते हैं, उनका परंपरा, जितनी भी परंपराएं हमारी हैं, उन परंपराओं के अनुकूल स्वभाव स्थापित करते हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित करते हैं, उन्हें ही क्या कहा गया है मित्रों, साहित्य कहा गया है। प्रेमचंद आते हैं और प्रेमचंद कहते हैं साहित्य सर्वोत्तम, जो साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा है, ये परिभाषा अधिकांश एग्जाम में, अधिकांश परीक्षाओं में पूछ ली जाती है कि साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। ये किसने कहा है, तो ये कहा है मित्रों प्रेमचंद ने। साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। यानी कि हम जितना भी जीवन में देखते हैं और उस जीवन की जो आलोचना करते हैं, वो साहित्य के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि साहित्य के बारे में, जीवन के बारे में जितनी भी बातें की जाती हैं, उसके अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में जितनी भी बातें की जाती हैं, वो आलोचना के अंतर्गत आ जाती हैं, और वही क्या है, हमारा साहित्य है। चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे वह कहानियों के रूप में, काव्य के रूप में, उसे जीवन की आलोचना करनी ही चाहिए। हम निबंध के रूप में साहित्य को रचें या कहानी के रूप में, काव्य के रूप में, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा जीवन आना चाहिए। इस संसार में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनमें से किसी ना किसी का या सभी का जीवन आना चाहिए, यही साहित्य है प्रेमचंद के अनुसार। उन्होंने एक और परिभाषा दी, साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो। यानी कि साहित्य में झूठ बातें नहीं होनी चाहिए, एक सच्चाई प्रकट होनी चाहिए। तो प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई ना कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़ हो, यानी कि चलती फिरती भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अच्छी भाषा होनी चाहिए, सुदृढ़ भाषा होनी चाहिए, परिमार्जित होनी चाहिए, यानी कि व्याकरणिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, परिमार्जित होनी चाहिए, शुद्ध शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, और सुंदर हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी लिख दिया गया हो, सुंदर हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने के गुण हो या ताकत हो, उसे ही हम क्या कहेंगे मित्रों, साहित्य कहेंगे। यानी कि जिस साहित्य के अंतर्गत उसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुंदर हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने के गुण हो, उसे ही हम क्या कहेंगे मित्रों,
साहित्य कहेंगे प्रेमचंद के अनुसार। यानी कि प्रेमचंद ने दो परिभाषाएं दी, साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, और दूसरा उन्होंने कहा कि साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें सच्चाई प्रकट की गई हो और जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुंदर हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो, ये प्रेमचंद ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा हमने देखी, साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है और ज्ञान राशि के चिर सिंचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, बालकृष्ण भट्ट साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास से समझते हैं, और गुलाब राय जहाँ शब्द, अर्थ, विचार और भाव का परंपरानुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। तो हमने विभिन्न विद्वानों की आज परिभाषाओं के बारे में जिक्र किया। अब हम जो अगला बिंदु पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हिंदी साहित्य इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास किसे कहा गया? सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास जब पहली कक्षा में प्रारंभ किया तो हमने कहा था कि हिंदी क्या है, हिंदी किन बोलियों से मिलकर बनी है, हिंदी का क्षेत्र क्या है। उसके बाद हमने साहित्य को जानने का प्रयास किया है और अब हम जानने का प्रयास करेंगे साहित्य इतिहास क्या होता है। तो हमारे हिंदी साहित्य में जो 3 शब्द हैं, हिंदी को हमने जान लिया है, साहित्य को हमने जान लिया है, और अब साहित्य इतिहास होता क्या है, इस साहित्य इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे कि कहाँ से हमारे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ हुआ, कैसे हमारे साहित्य इतिहास को लिखा गया है, और धीरे धीरे हम साहित्य के कई सारे पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे।